हेलो एवरीवन। सो CSIR SO ASO एग्जाम के लिए करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। करंट अफेयर के बारे में किस तरीके से प्रोसीड करें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी। ठीक है, तो मुझे लगता है जितना मेरा मतलब जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है इन एग्ज़ाम्स को लेके। और बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने इंटरव्यू फेज अटेंड किया है। बहुत सारे एग्ज़ाम में जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर जैसे मैंने आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जाम्स। सो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, मैं पहले एक तो ये अलर्ट कर दूँ कि कुछ चीज़ें वैरी कर सकती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें वैरी कर सकती हैं करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इतना जरूर है कि आपको जो भी एग्जाम होगा उसमें आप कहाँ से कहाँ तक फॉल कर सकते हो। अगर आप 70% क्वेश्चन भी करके आ गए ना, 70% अच्छे तरीके से, तो करंट अफेयर आपके लिए गुड टू गो है। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है करंट अफेयर में, बेसिकली हमें ये समझना है कि इस एग्जाम का जो पैटर्न क्या है, इस एग्जाम में हमें टाइम अलॉट कितना हो रहा है, इस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये दिमाग में थोड़ा सा फ्रेम आउट करना होगा, तभी आप इसको पढ़ सकते हो। करंट अफेयर का सोर्सेस क्या क्या है अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर यूपीएससी की बात कर लेते हैं तो हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर इनसाइट की पढ़ लेते हैं, या फिर ओनली आईएएस, कहीं से भी कोई भी एक सोर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो कि कोई मंथली मैगजीन आती है, या फिर PT 365 मेंस 365 पे रिलाई करते हैं। ठीक है, पीसीएस और यूपीएससी का खेल अलग है। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ चीजें आपको, एक तो आपको वन लाइनर फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे। दूसरी चीजें क्या है, वन लाइनर फैक्ट्स के अंदर जाकर के थोड़े बहुत सेकंड लेयर तक जाना होगा। मान लो, जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये आपका कोर लेवल है, जहां पे आपको कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन जानना है, कंप्लीट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानना है किसी भी करंट अफेयर का। ठीक है, चलिए सेकंड लेयर क्या हो जाएगा, मान लो अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड लेयर पे। पीसीएस की मैं लेवल बता रहा हूं। ये फर्स्ट लेवल जो मैंने बताया, जो कोर लेवल था, स्टैटिक लेवल, ये हो गया आपको एसएससी सीजीएल लेवल का, या फिर किसी बैंकिंग एग्जाम का लेवल हो गया, या फिर कोई भी वन डे वन लाइनर एग्जाम जो होता है उसका हो गया। सेकंड क्या हो गया, अगर हम लोग पीसीएस और यूपी स्टेट पीसीएस की बात कर लेते हैं तो आपको सेकंड लेवल तक जाना होगा। सेकंड लेवल तक कहने का क्या मतलब हो गया, आपने कोर फैक्ट को समझा, अच्छी बात है, कोर फैक्ट को समझ गए, लेकिन उस कोर फैक्ट से रिलेटेड कुछ डाटाज को भी आपको समझना होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमें इनोवेशन इंडेक्स को जानना है, तो इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा वो जो इनोवेशन इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाली जाती है। ये बाइनियल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, या फिर ट्राइनियल रिपोर्ट है, ये समझना होगा। ये तीन चीजें हो गई। चौथा, बहुत से बहुत याद करोगे कौन सा स्टेट टॉप किया, कौन सा स्टेट सबसे बॉटम पे है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं स्टेट लेवल पीसीएस और यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूं, बीपीएससी की बात कर रहा हूं। देखो, मैं यूपीपीसीएस क्यों रेफरेंस बना रहा हूं, क्योंकि समवट यूपीएससी के बाद जो लेवल कैच करना होता है ना, तो यूपीपीसीएस को अच्छे तरीके से कैरी करता है, उसकी लेगेसी को अच्छे से मेंटेन रखता है। आप उसके सिलेबस को देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है, यूपीएससी के बाद अगर कोई पीसीएस उस लेवल में आ रहा है तो वो यूपीपीसीएस है। ठीक है, हालांकि अब बीपीएससी भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चला गया। बीपीएससी 69 68 के पेपर देखना, आप अच्छे लेवल पे वो ले गए हैं, लेकिन यूपीपीसीएस को आप रख सकते हो। यूपीपीसीएस आपको कभी कभी ऐसा झटका देगा कि मतलब बहुत ही हाईली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछेगा, लेकिन वो अपने पेपर के स्ट्रक्चर पे, पेपर के पैटर्न पे हमेशा इस तरीके से चिपका हुआ रहता है, जिससे 50% 55% कट ऑफ ज़्यादा मार्जिन नहीं जाता है। तो ये सेकंड लेवल हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी ये चाहता है कि आपको इनोवेशन इंडेक्स पता था, अच्छी बात है, आपको इंडिया की पोजीशन क्या है ये भी पता था, आपको कौन सा स्टेट इंडिया में इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है, कौन सा इंडेक्स पीछे है ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है, इंडिया की मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट्स को निकालती है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, इनोवेशन इंडेक्स जो आगे चल रहा है, इसमें हिस्टोरिकल बैकड्रॉप क्या है, इसको स्टार्ट कब किया गया, इसको स्टार्ट जब किया गया था तो कितने मेंबर्स में जुड़े हुए थे, इसको जब स्टार्ट किया गया तो इंडिया इसका मेंबर था या नहीं था। ठीक है, इंडिया इसको कब रिज्वाइन किया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, मतलब उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाना पड़ेगा। ये यूपीएससी का डिमांड होता है, ये यूपीएससी का डिमांड है, जिसको आपको समझना होगा। अब रही बात हमारी एग्जाम, CSIR एग्जाम, SO ASO एग्जाम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इन्होंने करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की स्ट्रक्चर को दिया है, उसमें क्या क्या दिया हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, इन्होंने दिया है नेशनल इशूज, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इशूज इंडियन इकोनॉमी, एक मिनट, हाँ नेशनल इशूज, तो कौन कौन सा हो गया, एक तो आपको नेशनल इशूज हो गए, फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जुडिशरी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, स्टेट्स, सोशल स्कीम्स, स्पोर्ट्स न्यूज, रिपोर्ट्स, कमिटी एंड कमीशंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक्सीडेंट एंड कैलमिनिटीज, फर्स्ट इन इंडिया। ये हो गया आपको नेशनल करंट अफेयर की बात। ठीक है, इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट समिट्स एंड इवेंट्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स,
फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस, जियोग्राफिकल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए बहुत ही ज़्यादा कंसाइज सिलेबस, लेकिन बहुत ही जितने भी प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं वो सारा डाल रखा है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ यूपी पीसीएस लेवल की। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो सीएसआईआर एसओ एएसओ का एग्जाम है ना, उसको मैंने एकदम स्ट्रिक्टली इस पोजीशन पे रखा है कि उसकी करंट अफेयर वेरी करेगी, यूपीएससी से ओपन ब्रैकेट मैंने डाला है, मतलब इसको टच नहीं करेगी। ये बात आप हमेशा याद रखना, इसको टच नहीं करेगी। यूपीएससी से लेकर के पीसीएस और यूपी पीसीएस के लेवल में होगा, इसके बीच में यूपी पीसीएस और पीसीएस के लेवल को आप लेकर चल सकते हो, आराम से लेकर चल सकते हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके फ्रेमवर्क में घुसते हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चंस को पूछते हैं ना, तो ये समझो ये जो चांसेस है वो 0.001% चांसेस है, ठीक है। उतना रिस्क आप खेल सकते हो, ठीक है, उतना रिस्क आप लेके चल सकते हो और चलना भी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एक होता है ना, सीबी रेशियो, उस पर भी ध्यान रखना होता है अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। मतलब अगर समझो स्टार्टिंग में जब मैं भी, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरे साइंस में मान लो 30 क्वेश्चन पूछे तो 29-28 सही हो जाते थे, ठीक है। हिस्ट्री मैंने अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा, पॉलिटी काफ़ी अच्छा कर लिया, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ था ना जिससे मुझे नफरत थी, क्योंकि हम लोग हमेशा देखो, आई हैव प्रिपेयर फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, आई हैव नॉट ओनली प्रिपेयर फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, आई हैव ऑल्सो डन वेरी, मतलब समझो फाइन कलर मैंने उसमें किया है। तो मुझे ये रियलाइज होता था कि यार क्या मतलब इसको रटना कैसे पड़ रहा है। अब कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को, हेलने पासपेट इंडेक्स को कैसे क्यों रटेंगे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे टाइम फ्रेम के साथ ना मुझे ये समझ में आ गया ना कि देखो चीज़ों की एक तहजीब होती है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको करना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक बुक को उठाया, उसको पहले 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में आने लगा चीज़ें कैसे कैसे। शुरू में मेरे मार्क्स आते थे 14 से 16, मतलब आउट ऑफ 30-35 समझ लो। उसके बाद करंट अफेयर में मैंने कन्वर्ज करने लगा 26 क्वेश्चन, और दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आप इंडिया की कोई भी एग्जाम, पीसीएस लेवल की, यूपीएससी, इवन यूपीएससी भी आराम से इजली क्रैक कर सकते हो। लेकिन हाँ, टाइम के साथ आपको अपने डोमेन को बढ़ाना होगा, ठीक है ना, डोमेन को बढ़ाना होगा। तो ये आपको करंट अफेयर का बेसिक सेगमेंट है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटीज़ पे। प्रायोरिटीज़ में मतलब कि करंट अफेयर पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए। सोच तो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके पास किस चीज़ों की शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले आप समझो, प्रायोरिटीज़ को मैंने रखा है नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। देखिए एकदम मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, विद सम एक्सपीरियंस दैट आई हैव। आप कहीं से कोई भी एक्सपीरियंस लेके आओ, किसी भी तरीके से डील करो, लेकिन जो मैं सोर्स बताऊंगा ना उस पर जरूर स्टिक अप रहना। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी प्रायोरिटीज रख सकते हो, लेकिन आपको जो मैं सोर्स बताऊंगा उसको ज़्यादा अच्छे से केयर करना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, साइंस एंड टेक को देखना। देखो सीएसआईआर एग्जाम जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा बेस्ड है, साइंस थोड़ा ज़्यादा इस पर वो है, मेहरबान है। तो सीएसआईआर के टर्म में आप साइंस एंड टेक को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को थोड़ा अच्छे से तमीज से करना, ठीक है। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स को देखेंगे हम लोग, जैसे सीएसआईआर में, सेबी में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एफएओ होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया आपको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, आईसीजे, बीसीसीआई, आईसीसी, यूएनएससी, एफएओ। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, मतलब मैं आपको जो बताया ये सिर्फ एक रेफरेंस है। मैं आपको टोटल का टोटल बता दूंगा, लिस्ट दे दूंगा, आप परेशान मत। देखो करंट अफेयर की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरी की पूरी जिम्मेदारी इतना करा दूंगा कि आप थोड़ा तहजीब में जाओगे एग्जाम देना, ठीक है। फिर सोशल सेक्टर स्कीम्स, मैंने सोशल सेक्टर स्कीम्स की ऑलरेडी पीडीएफ डाल रखी है, आप उसको देखो। उसमें देखो अगर मान लो 100 क्वेश्चंस पूछे तो उसमें आप 80 क्वेश्चन कर लोगे। जो भी बचा खुचा स्कीम होगा, जो प्रोमिनेंट होगा, उसकी भी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। पहले जो दिया हूं सोशल सेक्टर स्कीम की, उसको एक बार देखता हूं, आपको दिखाता हूं। अभी ये देखिए, ये सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, लेकिन ये हाईली स्टैटिक नेचर के हैं। स्टैटिक नेचर क्या है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये करंट अफेयर के स्कीम्स नहीं है, लेकिन ये ऐसे स्कीम्स हैं जो हमेशा के लिए एवरग्रीन स्कीम्स हैं। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम, जिसको मनरेगा कहते हैं, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग नरेगा कहते थे 2005 में जब ये आया था। तो बेसिकली उसके बारे में है। पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएमजीएसवाई हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1-2 तो देख लीजिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको कहते हैं डे, एनआरएलएम, बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स दिया गया है। वैसे लोग जो कि वल्नरेबल है, वैसे लोग जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वैसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनको हमको रेज करना है, उनके लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करना है, उनकी हेल्थ एम्यूनिटीज़, उनकी सोशल स्टेटस को ठीक करना है। तो उसके लिए प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको पहले वाला देखना होगा, जैसे आजीविका दीदी हो गई, फिर एनआरएलएम हो गया, फिर डीडीयू ग्रामीण कौशल्य योजना हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप देख लो
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, फिर आप देख सकते हो मिशन अंत्योदय, फिर आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, और फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, फिर जननी सुरक्षा योजना हो गया फॉर मैटरनिटी लीव, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, ठीक है, फिर पीएम वायु वंदना योजना फॉर बुजुर्ग लोगों के लिए। इसी तरीके से आपको बहुत सारे सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं जो कोर होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, जो हमेशा के लिए आपको दिए हुए होते हैं गवर्नमेंट के। अच्छा, ये तो हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पीएम मुद्रा योजना हो गया इसी तरीके से। तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड से कलेक्ट कर लो, वहां मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किस तरीके से अभी की प्रेजेंट वाले स्कीम्स को देखना है। जो हमारा करंट अफेयर बेस्ड स्कीम्स होगा, सोशल सेक्टर स्कीम्स होगा, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर का जो मैं सोर्स बताऊंगा उससे ही कर लेना, बाकी जो भी एडिशनल होंगे मैं छोटे छोटे स्निपेट डालते रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे आईएसपी सिंप्लीफाइड पे, वहां जुड़ के आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मूव करेंगे, जो हमारा प्रायोरिटी होगा वो एनवायरमेंट सेक्शन पे होगा। एनवायरमेंट मूव करने के बाद हम लोग चलेंगे स्पोर्ट्स पे, ठीक है। स्पोर्ट्स के बाद इकोनॉमी पे, फिर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस पे, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, जिसको मैं कहता हूं प्रोपेगेंडा, लेकिन आप ठीक है इसको पढ़ सकते हो, एग्जाम में आपको डायरेक्टली आएगा, ठीक है। एग्जाम में जैसे जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, ठीक है, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया, ठीक है। बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, बहुत सारी लिस्ट होंगी, वो सारी लिस्ट मैं कराऊंगा, मैं दूंगा, आपको कहीं रिलाई करने की जरूरत नहीं है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, कौन से अवार्ड्स किसको मिलता है, ग्रैमी हो गया, स्पोर्ट्स में अवार्ड हो गया, फिर नोबेल प्राइजेस हो गए, फिर बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं, ग्रैमी आता है, बहुत तरीके का चीज़ है, ठीक है। फिर फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फिर कमिटीज़ एंड कमीशंस, जैसे मान लीजिए कि एलपीजी के लिए कौन सा कमीशन बना था, फिर गरीबी हटाओ के लिए कौन सा कमीशन बना था, 2 टियर 3 टियर के लिए। देखिए मैं जो भी कमीशन बोल रहा हूँ वो स्टैटिक कमीशन है, लेकिन क्या होता है प्रेजेंट में भी, करंट अफेयर में भी कमीशंस आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस का गठन किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे पंजाब गए थे, तो वो एक ब्रिज पे स्ट्रक हो गए थे, मतलब उनको ब्रिज पे फंसा लिया गया था, उनकी पूरी की पूरी कॉन्वे जो थी वो ब्रिज पे फंस गई थी। उसके लिए कौन सी स्कीम, कौन सी कमेटी को बनाया गया था, तो एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी, उनकी कमेटी बनाया गया था, हिंदू या क्या नाम था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो वो कमेटी बनाया गया था। तो ऐसे कमिटीज़ जो करंट अफेयर में रहते हैं, ठीक है, ऐसे कमिटीज़ जो करंट अफेयर में रहते हैं वो आपको करके जाना होगा, बहुत ही तमीज़ से करके जाना होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं सोर्स बताता हूँ आपको। एक आती है घटनाचक्र आई दृष्टि की बुक, घटनाचक्र आई दृष्टि की बुक। देखिए अप्रैल 10 2022 से लेके अप्रैल 30 2023 तक मैं अभी करा रखा हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने 5-7 महीने पहले कराया था। देखो जैसे ये पोर्शन हो गया मिसलेनस, वन लाइनर करंट अफेयर्स, यूनियन बजट, घटनाचक्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया पूरा, साइंस एंड टेक हो गया, फिर रामसर कन्वेंशन हो गया, मतलब जितने थे सारे लगभग 20-25 टॉपिक मैंने पूरी बुक करा दी थी, 270 पेजेस की बुक थी। अब देखो ये तो आपका हो गया कि अप्रैल तक ही है, फिर आगे क्या करें, आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आगे करना है ये, आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है, चैनल को फॉलो करके थोड़ा वेट करना है, लगभग आपको 10 तारीख से मैक्स टू मैक्स, क्योंकि ये बुक आई नहीं है अभी, मतलब जो 1 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 की ये बुक आने वाली है, ठीक है। मैंने घटनाचक्र पब्लिकेशन वालों से बात की व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मुझे यही रिप्लाई किया कि इस वीक के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। फिर 1-2 दिन मेरा कुछ पर्सनल काम है, कुछ बहुत ही मतलब अनअवॉइडेबल काम है, तो उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, तो वो मैं करूँगा। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा विथ प्रॉपर शेड्यूल। तो इसको हम लोग पर्टिकुलरली फिनिश करेंगे, साथ साथ मिलकर एक एक टॉपिक को फिनिश करेंगे। उसको फिर आप याद करोगे अच्छे तरीके से, तमीज़ से, या फिर जिसके पास भी ये बुक पहले अवेलेबल हो जाए, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आके बता देना, वहाँ से मैं कलेक्ट कर लूँगा, या फिर जब भी टाइम पे आए। तो इसको करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक, एकदम एक एक बिट करके। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, देखो मैं अभी बोलूँगा, एग्जाम आपकी फरवरी में है, फरवरी 2nd वीक मान के चलते हैं, ठीक है। एग्जाम आपकी फरवरी में है ना, तो 6 महीने तक ही करना है अभी, तमीज़ से 6 महीने करना है। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि जुलाई से ले लेते हैं, चलो जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर तक करना है, या फिर जैन तक कर लो, जो जब तक मिल जाए, दिसंबर तक कर लो, जैन तक कर लेना, क्योंकि फेब में है एग्जाम, ज़्यादा सेफ रहोगे जैन तक कर लोगे। तो मान लो 6-7 महीने की कर लिए। उसके पीछे अगर आपको जानी है ना, तो इसके बाद पहले इसको 3 बार करना है, 3 टाइम्स, तभी मूव करेंगे हम लोग पीछे की तरफ, तभी मूव करेंगे जैन से लेकर के जुलाई तक, ठीक है। ये मेरी एकदम मान के चलो कि अगर 30 क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको 24 क्वेश्चन तो इसी 6 महीने से आएंगे। 6 क्वेश्चन में जो भी उधर से आएगा ना, वो भी मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ कहाँ कहाँ से आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है। क्योंकि देखो करंट अफेयर कोई ठोस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लास्ट का 6 महीना जो है आपको बहुत ज़्यादा तमीज़ से कुछ दे सकता है।
अब ये तो हो भी सकता है यूपीएससी में कभी 2 साल 3 साल पहले का करंट अफेयर पूछ देता है, तो क्या हम उसके पीछे एक क्वेश्चन के लिए C/B रेशियो जो हमारा है वो तो वेस्ट हो जाएगा ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, तो हम उसको उस तरीके से डील नहीं करेंगे। तो ये हुआ हमारा करंट अफेयर। देखिए, जब हम आपको घटनाचक्र की बुक करा देंगे, पूरी की पूरी ईयरली जो बुक आएगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा पता है, उसके बाद अभी जो हमारा डेली का शेड्यूल चल रहा है उसमें मैं क्या करता हूँ, हर एक दिन 1 महीने का डाल दे रहा हूँ। स्पीडी की एक करंट अफेयर आती है, 1 लाइनर करंट अफेयर होती है, उसको पढ़ना आसान नहीं होता, उसको याद करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको पीछे जाओगे तो टॉप 300 हर मंथ की करंट अफेयर 1 लाइनर रहती है। मेरी मानो, जब तक घटनाचक्र दृष्टि की बुक नहीं आती है, 2-4 दिन की बात है, आप उस बुक को ले लो और जो मेरे शेड्यूल में चल रहा है उसको प्रोसीड करो। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमारा खत्म होगा टॉपिक बाय टॉपिक, मुश्किल से 10 दिन लूंगा, हार्डली 10 डेज में पूरी खत्म करूंगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, जा करके स्पीडी की मंथ अभी से ही शुरू कर दो, जैसे नवंबर, दिसंबर, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कुछ महीने की ना बस 1 लाइनर पढ़ना, ठीक है, एमसीक्यू मत लगाना, 1 लाइनर पढ़ना। और जो कैसे पढ़ना है उसको देखो, 15 दिन की एक बार पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, 15 दिन की शाम पढ़ लो, या फिर 15 दिन की एक दिन पढ़ो, 15 दिन की अगले दिन पढ़ो, 2 दिन में 1 महीने को पढ़ो, एक बार 3 बार पढ़ना है इसको। तो ये फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा। फिर हम लोग जब आई दृष्टि खत्म करेंगे उसके बाद सेकंड रीडिंग करेंगे स्पीडी वाले की, फिर उसके बाद एग्जाम से पहले एक बार थर्ड रीडिंग करोगे। आई दृष्टि मैं कराऊंगा, पूरी पूरी वीडियो को 2-3 बार सुनकर चला जाना, एग्जाम में करंट अफेयर कोई टेंशन नहीं होगा। इतना करके जाओ पहले, फिर देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें हमें बजट भी पढ़ना है, इकोनॉमी सर्वे भी पढ़ना है। रिसेंट बजट और इकोनॉमी सर्वे भी तो आएगी नहीं क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो अभी थोड़ा वेट कर लेंगे, लेकिन पुराना वाला जो है वो मैंने ऑलरेडी जो भी पोर्शन करा रखा है उसको आप देख के जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा CSIR ASO करंट अफेयर। हालांकि मैंने जो आपको बताया वो CSIR के लिए बताया, लेकिन आप मेरी मानो PSUs निकलता है, ठीक है, मतलब बैकड्रॉप में जितने भी PSCs हैं ना या फिर UPSC हैं उनकी आप बेस फ्रेम बना सकते हो। अच्छा चलो, इसमें मैं UPSC की भी जोड़ी देता हूँ। विजन की मंथली आती है, उसको पढ़ लिया करो तमीज से, अगर पढ़ने की पेशेंस है तो। अगर नहीं है तो PT 365 के लिए वेट कर लेना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट करंट सेक्शन ऑफ द CSIR एग्जाम। CSIR एग्जाम कह रहा हूँ लेकिन सारे के लिए है। वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो जो बनाई है उसमें जाकर के आप कंप्लीट, मैंने CSIR की फ्री विदाउट कोचिंग वाली पूरी कंटेंट दी है। समय के साथ अगर वेट करोगे तो एथिक्स हल्की फुल्की जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, 100% मेरे पर रिलाई मत करना, ठीक है। हो सकता है मैं किसी काम में स्ट्रक हो जाऊँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यही नहीं करता हूँ, तो फिर अलग बात हो जाएगी। लेकिन एथिक्स और मैनेजमेंट मैं करा दूंगा, अच्छे से करा दूंगा तमीज के साथ। लेकिन अभी से मैसेज मत करना चालू करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगभग मेरे पास 200-300 मैसेज आ चुके हैं घटनाचक्र बायोलॉजी की, उसमें लगभग 300-350 पेजेस हैं। यार मेरे पास उतना समय अभी नहीं है एज ऑफ नाउ, जब भी समय होगा मैं पक्का करवा दूंगा। देखो मैंने 18 आवर्स की वीडियोस कराई हैं, तो मेरे पास इतना पेशेंस तो है, ये तो मुझे पता चल गया है, लेकिन मैं करा दूंगा समय के साथ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि हेल्प कर रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। देखो यार, मतलब आप खुद सोचो, मैंने 400+ वीडियोस डाली हैं और उस पर व्यूज़ तो लाख में भी चली गई हैं, कुछ व्यूज़, मतलब कुछ लोगों ने उनको रिपीटेडली देखा भी है, बट इसको सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं उनको क्या लगता है ये चीज़ें फैल जाएंगी, किसी के पास चला जाएगा तो फिर कुछ किसी का हेल्प हो जाएगा। ऐसी मेंटालिटी से नहीं चलो, मामा मेंटालिटी को अपनाओ। आपको पता होगा कोबी ब्रायंट वाला, तो उसको फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।